नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की देश में लगभग 20 लाख वकील जो काम करते हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। उसके अलावा लॉ स्टूडेंट्स की एक बड़ी खेप रहती है, जो भी लगभग देश में 20-25 लाख की संख्या रहती है। तो मैं मान कर चलूँ कि देश में लगभग 50 लाख या उससे ज़्यादा लोगों के लिए एक खुशखबरी से मतलब है न्याय की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस BR गवई जब से बैठे हैं तब से 3-4 केसेस एडवोकेट्स के और जजेस के सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। पहले लोअर के जजेस का आया था जिसमें 3 साल की उन्होंने कंडीशन लगा दी कि लोअर का जज होने के लिए कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए। 2002 में जो प्रैक्टिस की कंडीशन हटा दी गई थी उसको फिर से लगा दिया गया है और उन्होंने कहा कि भाई अनुभवी लोगों की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है कि जो एकेडमिक हों, जो रटिफिकेशन लगा लिए हों, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में केवल पढ़ लिए हों, उनको पढ़ा दिया गया और वो आकर सीधे जज बन जाते हैं। तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनकी समस्या ये रहती है कि वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं जानते हैं। इसकी वजह से बड़ी संख्या टर्मिनेट करनी पड़ती है। और इसका एक और कारण यह है कि बहुत सारी वैकेंसियां खाली जाती हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमें कॉम्पिटेंट चाहिए, हमें सीट नहीं भरनी है। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाए जिसको जजमेंट करना ना आता हो या जो कानून की बारीकियों को ना जानता हो, केवल कुछ टैक्टिक्स लगाकर याद करके बैठ गया हो। इसलिए हाँ, वो अन्याय करे, इससे अच्छा है कि न्याय लेट हो। पहले तो ये कहा जाता है, मनुस्मृति में भी कहा गया है और याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी कहा गया है और महाभारत में तो ये तक कहा गया है कि न्याय देर से होना न्याय ना होने के बराबर है। तो न्याय, लेकिन क्या करें, क्या अन्याय कर दें? मतलब न्याय ना हो उसकी जगह अन्याय हो जाए, क्या देर से हो उसकी जगह न्याय? तो न्याय देर से होना एक बात है, उसको अन्याय कहते हैं। लेकिन अन्याय करने के लिए किसी जज को नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए बहुत देश भर में हायर जुडिशियल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज की भी कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो सब में वैकेंसी खाली जाती है। मेंस बहुत कम क्वालिफाई कर पाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर करके 3 साल की प्रैक्टिस मस्ट कर दी, ताकि वो अनुभव प्राप्त करने के बाद कोर्ट में आए और तब वो जजमेंट करें। फिर हायर जुडिशियल सर्विसेज का केस आ गया। हायर जुडिशियल सर्विसेज में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी प्रेजेंट हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अगर हायर जुडिशियल सर्विसेज की कंडीशंस में कुछ लगाता है तो ये हाई कोर्ट के जुडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों में ले रहा है। ये हाई कोर्ट का पावर है। हाई कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, या हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 227 में लोअर जुडिशरी या उसको जो लोअर की जुडिशरी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट उसमें कुठाराघात कर रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने दिखाई पड़े। खैर, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश यही कर दिया कि भाई जिनकी 7 साल की प्रैक्टिस पहले हो चुकी है और उस 7 साल की प्रैक्टिस के बाद लोअर जुडिशरी में आ गए हैं, वो हायर जुडिशियल सर्विसेज भी दे सकते हैं उनकी आयु कंप्लीट करने के बाद। और बाकी जो लिमिटेड एग्जाम होता है वो वैसे ही चलेगा और इसके अतिरिक्त जो सूटेबिलिटी रहता है वो वैसे ही चलेगा। लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी वो शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़े जजमेंट आए। अब बात आती है वकीलों की। देश भर में वकीलों को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या ये है, कुछ तो जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जिनको कानून की बारीकियां मालूम हैं, जो कानून को जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, कानून ही उनका सब कुछ है और दिन में भी कानून ही उनके दिमाग में चलता है। ऐसे वकीलों को एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का समय नहीं होता और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा पुलिस से भी उनको जूझने का और बात करने का समय नहीं होता। लेकिन ऐसे वकीलों की क्लाइंटेज सिस्टम बहुत बड़ी होती है, उनसे सलाह लेने वाले बहुत लोग होते हैं। कंसल्टेंसी फीस बहुत ज़्यादा लेने के बावजूद लोग उनको ही क्लाइंट चुनते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक बहुत ज़्यादा फीसें होने के बावजूद कुछ वकीलों को ही चुना जाता है जिन पर लोगों को विश्वास होता है। ऐसे वकीलों की क्लाइंटेज सिस्टम जिनकी ज़्यादा होती है, वो हाई प्रोफाइल केस हों या बाकी के केसेस हों या सिंडिकेट के केसेस हों, उन केसेस में उनसे कंसल्टेंसी ली जाती है। तो क्या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है?
एक विषय है जिसको आज हम डील करने वाले हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी रूलिंग दी है, वकीलों को कैसे ट्रीट किया जाएगा। दूसरी संख्या उनकी भी है जो केवल एडवोकेट बाइक पर लिखना चाहते हैं, जो केवल घर के दरवाजे पर एडवोकेट लिखते हैं, जो कुछ पोजीशन के खेल खेलते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टियों के खेल खेलते हैं, जो कुछ अनैतिक नैतिक कार्य भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनके पास वकील की डिग्री है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वो प्रैक्टिस तो नहीं करते लेकिन वो इस तरह के काम बहुत करते हैं। ऐसी भी संख्या है, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जिनको नॉलेज है, उनके पास क्लाइंट सिस्टम नहीं है, तो वो कंसल्टेंसी पर ही काम करते हैं। वकील उनके क्लाइंट होते हैं और वकील उनसे सलाह लेते हैं, उसके बाद का पेमेंट देते हैं। खैर, ये विभिन्न लाइनें, लेकिन वो वकील जो पढ़ाई नहीं करते, वो वकील जिनको नॉलेज कम है लेकिन वो व्यापार करते हैं, ऐसे वकील पुलिस से झगड़ा भी खूब करते हैं। पुलिस और वकीलों के बीच में आमने सामने भी रहता है। ये देखने में आया है कि कई बार एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकार बनाम कोर्ट और कोर्ट बनाम सरकार बनाम कोर्ट, कोर्ट बनाम वकील और वकील बनाम ये पुलिस, ये विषय चलते हैं और ये सदैव से चलते रहे जब से आधुनिक से मतलब है आज का ये तकियानुची सिस्टम शुरू हुआ और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक हम हिंदुत्व की अदालतों में नहीं आ जाएंगे, हिंदुत्व की फिलॉसफी को भारत में पुनर्स्थापित नहीं कर लेंगे। ये तब तक चलेंगे जब तक ये वादी और प्रतिवादी जो न्याय संहिता का है, जो न्याय संहिता कह रहे हैं, न्याय के दर्पण का है, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। आज जो बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, वकील जजों की, वकीलों की और प्रशासन की आमने सामने झड़प होती रहती है, संगठन है, जानकार हैं, कोर्ट का सिस्टम है, कानून के भी जानकार हैं और वो भी जानकार हैं, उनकी झड़पों के विषय में लगभग अब कोर्टों से शून्य रिलीफ वकीलों को मिलती है। शून्य रिलीफ मिलती है क्योंकि जो जज बैठा है वो भी ये जानता है कि वकालत करके वो भी आता ही है, उसको भी ये लगता है कि अगर सही से वकील है तो उसको प्रशासन से बात करने का समय कहाँ है, उसको शासन से झड़पने का समय कहाँ है, उसको पुलिस से निपटने का समय कहाँ है, वो तो अदालतों में ही व्यस्त है। और अगर हम कानून के जानकार हैं, अगर हम कानून के कठपुतली हैं तो हमारे पास अदालत है। अगर कोई मामला गड़बड़ रहता है पुलिस का भी, तो हमारे पास अदालत है और हर स्तर पर हम केस फाइल करके उसको रिलीफ भी पा सकते हैं, कोर्ट उस पर सीधा एक्शन भी ले सकता है और लेता ही है। तो हमें क्यों फिर प्रशासन से लड़ना, क्यों पुलिस से लड़ना, हमारे पास तो है ना रास्ता। लेकिन जो बहुत अच्छे वकील हैं या जिनके पास क्लाइंट सिस्टम अच्छा है, जिनको जो सलाह देते हैं, जो कंसल्टेंसी करते हैं, क्या पुलिस उनको सम्मन करके उनको बुला सकती है? क्या ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं है? और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक समस्या है कि ईडी या सीबीआई या पुलिस अच्छे वकील जिनके क्लाइंटों के पीछे वो पड़े होते हैं और क्लाइंट उनसे वकीलों से सलाह लेते हैं, उन वकीलों को भी सम्मन करके बुलाने लगे। उन वकीलों को सम्मन, सुप्रीम कोर्ट के कई एक वकीलों को सम्मन किए गए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअली रिलीफ भी दिया और कहा कि ईडी का सम्मन ठीक नहीं है, कहा कि पुलिस को राइट नहीं है, सीबीआई को राइट नहीं है कि वकील को सम्मन करे, आपको क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लीजिए, वकील से नहीं कर सकते। वकील का एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के तहत जो कानून, पुराना एविडेंस एक्ट की बात करें या फिर हम अब आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 132 उसका सेक्शन 132 जो पहले शायद 126 हुआ करता था एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 132 के तहत प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ, क्या उसको डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी बाध्य कर सकती है? सेक्शन 132 बीएसए का यह कहता है कि कोर्ट भी बाध्य नहीं कर सकती। कब? उसके एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन भी है, मैं उस पर बात करूंगा कब कर सकती है। उसका जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि अगर केस अगर वो इंसिडेंट हो गया है, चाहे सिविल का हो चाहे क्रिमिनल का हो, यानी कि अब जो काम हो चुका है उस विषय पर अगर कोई सलाह लेता है कि मैं पुलिस से कैसे निपटूं, वो सलाह लेता है कि मैं कोर्ट में कैसे अपीयर हूं, वो सलाह लेता है कि मैं डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करूं, वो सलाह लेता है कि मुझे केस कैसे तैयार करना चाहिए या आप तैयार कर दीजिए, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है और इस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ना ही कोई बाध्य कर सकता है कि वो डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन घटना होने से पहले अगर वकील से कंसल्ट किया जाता है,
वो कह रहा है मैं मर्डर करने जा रहा हूं साहब, ऐसे इस छुरे से करूंगा, इस जगह पर करूंगा, ये मेरी प्लानिंग है, और वकील से कंसल्ट करता है, तो ये अपवाद में आता है, ये उसमें कवर नहीं होता। यानी कि ऐसी परिस्थितियों में वकील को सम्मन करके या वकील को भी फंसाया जा सकता है, और यह माना जा सकता है कि वो भी इसमें उतना ही भागीदार है जितना कि काम करने वाला। लेकिन कब? यह अपवाद उस विषय का है कि जब केस होने से पहले कंसल्ट किया गया हो, लेकिन घटना होने के बाद अगर कंसल्ट किया गया है तो फिर यह प्रोफेशनल कंसल्ट माना जाता है, प्रोफेशनल प्रिविलेज मानी जाती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन माना जाता है। तो क्या किसी वकील में कोई चाहे सिविल का मामला हो, चाहे क्रिमिनल का मामला हो, चाहे प्रीडिकेट ऑफेंस हो, वकील से सलाह लेता है घटना होने के बाद, तो क्या इसमें सम्मन किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आज 30 जजेस की बेंच बैठी, क्योंकि वो इंडिविजुअली एक एक केस आ रहे थे, दो जजेस उसको निपटा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज वकीलों की गिरफ्तारी को लेकर, वकीलों को सम्मन को लेकर, वकीलों को घसीट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस में घसीटने या इन्वेस्टिगेशन में घसीटने को लेकर एक डिटेल्ड रूलिंग दी। उस डिटेल्ड रूलिंग में देश के लाखों वकील, लॉ स्टूडेंट्स और जो लीगल प्रोफेशन में हैं, उन सब के बचाव का या किन परिस्थितियों में उनको घसीटना है, इस पर रूलिंग आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली बात तो यह है कि सेक्शन 132 बीएसए का, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो पहले मैंने जैसे कहा 126 हुआ करता था एविडेंस एक्ट का, इसके तहत एसएचओ, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल का केस हो, अगर किसी वकील का कोई क्लाइंट है तो कम से कम वकील को सम्मन नहीं किया जा सकता। वकील को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर, जैसे मैंने एक एक्सेप्शन आपको बताया, और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर इन विषयों पर वकील को सम्मन नहीं किया जा सकता। अब अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सम्मन कर दिया गया है, जैसे मैंने कहा कि अपवाद है कि इनमें किया जा सकता है, रूलिंगें हैं, तमाम तरह की व्यवस्था है, तो फिर सेक्शन 528 यानी कि बीएनएसएस का जो पहले 482 हुआ करता था, वो अब 528 है। बीएनएसएस का 528 जुडिशियल रिव्यू बताता है, जिसको हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है। यानी कि किसी वकील को अगर सम्मन किया गया है एक्सेप्शनल बताकर, वैसे तो नहीं कर सकता लेकिन एक्सेप्शनल बताकर किया गया है, तो फिर वो हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एक बात, एडवोकेट जिसको सम्मन किया गया है वो लिटिगेशन के संबंध में जिसका वो जो उसके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो उसका ऑब्लिगेशन है कि वो किसी को ना बताए। वकील अपने घर में भी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता, अपने दोस्तों को, कोलीग्स को, किसी को नहीं। सिर्फ कोर्ट के सामने अपनी प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जो उसका अपना मन, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे रखना है ये वो तय करेगा। उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, चाहे उसको इंगेज किया गया हो या ना किया गया हो, चाहे वो लिटिगेशन हुई हो या नहीं हुई हो, चाहे प्री लिटिगेशन में कंसल्ट किया गया हो, लेकिन वकील की जिम्मेदारी बनती है, यह कहा गया है, दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एडवोकेट टू नॉन डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन वॉट एवर द क्लाइंट हैव प्रोवाइडेड टू गेट द आंसर। नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात इसमें उन्होंने कहा है कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन में सेक्शन 132 के तहत ना ही सिविल और ना ही क्रिमिनल कोई भी नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा सेक्शन 94 बीएनएसएस का, बीएनएसएस के सेक्शन 94 के तहत अगर ऐसा करना पड़ता है क्रिमिनल केसेस में, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो 165 बीएसए के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 165 के तहत उसको पढ़ा जाना चाहिए। और अगर सीपीसी का मामला है तो सीपीसी के ऑर्डर 16 रूल 7 के साथ उसको पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि मामला बिल्कुल ठीक है कि अगर करना पड़ता है 94 का सम्मन करना है, तो फिर 94 मतलब पुराने वाले का, बीएनएसएस का ना, तो फिर इनको बीएसए के 165 और सीपीसी के ऑर्डर 16 रूल 7 के साथ ही पढ़ा जा सकता है। ये, और अगर ऐसा करना पड़ा, मतलब एक्सेप्शन में है,
तो फिर न्यायालय के समक्ष ही ऐसे प्रोटेक्शन की बात कही जा सकती। पुलिस सीधा या इन्वेस्टिगेटिंग सीधा उसको नहीं ले सकता। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, फोन की बात आती है, कोई गैजेट की बात आती है और एक्सेप्शन में आता है, जमा ही करना है, पुलिस को देखना ही है, तो वो पुलिस सीधी नहीं देख सकती। पुलिस को वो न्यायालय के सामने, न्यायालय के थ्रू जाना पड़ेगा और न्यायालय के सामने वो गैजेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे वकील का लैपटॉप है, वकील का फोन है, वकील का कोई और गैजेट है, कोई उसका सीसीटीवी कैमरा है, उसके चैम्बर का कोई फुटेज है, कुछ भी ऐसा कुछ भी अगर पुलिस को करना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को करना है, तो फिर वो न्यायालय के थ्रू ही कर सकता है, सीधा वकील को नहीं कर सकता। और न्यायालय के थ्रू करने के लिए उसको न्यायालय से एक आदेश लेना पड़ेगा और न्यायालय के सामने रखना पड़ेगा। सेक्शन 132 के साथ सेक्शन 134 बीएसए का, उसमें इसको भी डिस्कस किया। ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन ने जजमेंट लिखा है और ये सुमोटो केस था, क्योंकि इस तरह के केसेस ईडी के द्वारा या बाकी एजेंसियों के द्वारा सम्मन को लेकर बढ़ रहे थे। इंडिविजुअली बार बार कोर्ट के सामने वकील मेंशन कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ईडी हमको सम्मन कर रही है क्योंकि फला फला केस में वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो मेरा क्लाइंट है या मेरे संपर्क में है या मुझे में से सलाह ले रहा है कि वो कैसे करें। लेकिन अपराध जो कह रहा है पुलिस, वो हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर गैजेट को खोलना पड़े तो वो गैजेट वकील की उपस्थिति में ही खोला जा सकता है। यानी कि गैजेट पुलिस लेकर नहीं जा सकती। गैजेट लेना है तो न्यायालय के माध्यम से लेना है, सम्मन करना है तो न्यायालय के माध्यम से करना है। न्यायालय के आदेश के बाद वो गैजेट प्रस्तुत किया जाएगा, वो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है किसी वकील के गैजेट का, तो फिर वो वकील की उपस्थिति में, एडमिनिस्ट्रेशन की उपस्थिति में या कोर्ट आदेश कर सकता है, जैसा वो उचित समझे कि मेरे सामने खोलिए। अगर वो फोन या गैजेट खोला गया है तो वकील के कोई दूसरे प्राइवेट एक्ट जो उसके हैं, मतलब उसके क्लाइंटेज हैं, उसके क्लाइंट्स हैं, उनके पास डिटेल है, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे केसेस हैं, या और उसके परिवार का कोई मैटर है, परिवार के फ़ोन नंबर हैं, दूसरे क्लाइंट के हैं, इनको टच नहीं कर सकती। उसको अदालत को यह बताना पड़ेगा कि वो किस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस व्यक्ति के विषय में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। केवल उस व्यक्ति के विषय की इंफॉर्मेशन ही उसके फ़ोन से ली जा सकती है। उसके फ़ोन के बाकी एक्सेस नहीं दिए जा सकते। उसका गैजेट, लैपटॉप, टैबलेट कुछ भी है, उसके बाकी इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन ली जा सकती है जितनी आपने कहा है कि मुझे चाहिए। हालांकि इस केस में हम सब जान रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, कई एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और बहुत बहुत बड़े वकील इसमें थे, क्योंकि ये वकीलों का मामला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग बना दी है। ये रूलिंग बनने के बाद अब बार बार केस लाने की जरूरत नहीं, इसका कॉन्ट्रावेंशन कंटेम्प्ट माना जाएगा। और ये जो कंटेम्प्ट माना जाएगा, इसमें जो ईडी के अधिकारी हैं, सीबीआई के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं या कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन पर सीधा आपराधिक कंटेम्प्ट का मुकदमा कोर्ट से चलेगा, क्योंकि आप अब सीधा वकीलों को डील नहीं कर सकते। इसमें यह बात ध्यान रखिए, वकील अपराधी है, जेल में डालिए। वकील स्वयं अपराध कर रहा है, जेल में डालिए। वकील साजिश रच रहा है, जेल में डालिए। पारिवारिक झगड़ा कर रहा है, जेल में डालिए। लेकिन उसके क्लाइंट को लेकर वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना सकते और ना ही उसको हैरेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।